टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। चिंकी जवान हो गई थी। चिड़िया को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन गोरी कौवी चिंकी का रिश्ता लेकर आती है। चिड़िया, उस चिड़े का घर बहुत बड़ा है, बहुत अमीर है वो। एक पेड़ संतरा का और खुद की जमीन भी है उसकी। मगर गोरी बहन, मैंने अभी तक उस परिवार की जांच नहीं की है। क्या पता कैसे होंगे। क्या फायदा जांच करने का। चुपचाप अपनी बेटी चिंकी की शादी कर दो। चिंकी ऐश करेगी ऐश। चिड़िया की बेटी जवान थी। उसे अब अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। रिश्ता एक अमीर घर से आता है। नदी पर लूसी कबूतरी चिड़िया को मिलती है। चिड़िया, बहुत भाग्यशाली है तुम्हारी बेटी, जो इतने अमीर घर से रिश्ता आया है। सुना है वो चिड़ा पक्षी बहुत अमीर है। हाँ लूसी, सुना तो मैंने भी है, मगर मैंने अभी तक उस परिवार की कोई जांच पड़ताल नहीं की है। जांच क्या करनी है, वो चिड़ा अमीर है, कम से कम हमारे चिंकी को सारी सुख सुविधा तो देगा ही। पक्का घर है, अच्छा खाने को मिलेगा, और क्या चाहिए तुम्हें। लूसी बहन, अभी तक मैंने चिंकी से इस बारे में बात नहीं की है। मैं अपनी बेटी से बात तो कर लूं। फिर वहां पर हरियाली तोती भी आ जाती है। बेटी से क्या पूछना चिड़िया, वो चिड़ा अच्छा है, परिवार अच्छा है। चुप करके शादी के लिए हाँ कर दो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। चिड़िया अपने घर जाती है। चिंकी बेटी, आपके लिए एक अमीर घर से रिश्ता आया है। मम्मा, आप जो भी करोगी मेरे लिए अच्छा ही होगा, मगर एक बार आप खुद से उस परिवार की तसल्ली कर लो। मैंने भी यही सोचा था चिंकी बेटी, सब यही कह रहे हैं कि वो अमीर परिवार है, वो चिड़ा अच्छा कमाता है। मुझे सबकी बातों में दम लगता है। अगर बार बार जाकर जांच पड़ताल करूंगी तो हो सकता है वो गुस्सा कर जाए और शादी के लिए मना कर दे। मम्मा, आपको जो भी करना है आप सोच समझ कर करिए। आपने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। मैंने सोच लिया है बेटी, ये रिश्ता आपके लिए ठीक है। फिर चिंकी भी शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर अगले दिन चिंकी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। माँ, अब संभालो अपनी बहू को। मैं एक जरूरी काम के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। कल शाम तक लौटूंगा। जी, आप कहाँ जा रहे हो। माँ बता देगी तुम्हें, तुम ज्यादा निगरानी मत करो। फिर ऐसा कहकर चिंकी का पति वहाँ से चला जाता है। मेरे बेटे के बहुत से दोस्त हैं इस जंगल में, वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जा रहा है। मैं हूं ना यहाँ आपके साथ, मैं तुम्हें इस घर के सारे तौर तरीके समझा दूंगी। चिंकी खामोश हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही चिंकी की सास चिंकी को आवाज देती है, उठो उठो बहू रानी, खेतों से लाल मिर्च लेने जाना है, मेरे साथ चलो। माँ जी, अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता हम बाद में कर लेंगे, मैंने कौन से पराठे खाए हैं, बाद में नाश्ता साथ में ही कर लेंगे। फिर चिंकी की सास चिंकी को साथ लेकर लाल मिर्ची तोड़ने ले जाती है। चिंकी, मुझे तो सांस की बीमारी है, ये मिर्ची तुम तोड़ लो। ये टोकरी ले जाओ और जितनी भी लाल लाल मिर्च है वो सब तोड़ लो। माँ जी, मैं तोड़ लूंगी, आप चिंता ना करें। फिर चिंकी अपने काम में लग जाती है। मेरी बेटी ना जाने कैसी होगी, मेरा मेरी बेटी के बिना जी नहीं लग रहा। चिड़िया बहन, अभी नई नई शादी हुई है ना चिंकी की, 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। ना तुम्हें उसकी याद आएगी और ना उसको तुम्हारी याद आएगी। गोरी बहन, मैंने चिंकी को बहुत लाड प्यार से पाला था। चिड़िया, वो कौन से किसी गरीब परिवार में ब्याह कर गई है, बहुत अमीर है वो। माँ जी, बहुत थक गई हूँ मैं, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। क्या वो संतरों का पेड़ हमारा ही है ना। हाँ चिंकी, वो पेड़ तो हमारा ही है। मैं 1-2 संतरे खा लूँ उससे। नहीं चिंकी बेटी, नहीं, उस पेड़ के संतरे ना तोड़ना। उस पेड़ के सभी संतरे मेरे बेटे ने बेच दिए हैं, घर चलकर खाना ही खा लेते हैं। चिंकी की सास सीधी मंडी जाती है और वो मिर्ची बेचकर पैसे अपनी तिजोरी में डालती है। फिर वो सास बहू अपने घर आ जाती है। साथ वाली जमीन भी बिक रही है, उसे भी लेने का इरादा है हमारा, बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं, बाकी का बंदोबस्त तो मैंने कर लिया है। माँ जी, भूख लगी है, खाना खाएं। जाओ रसोई से नमक का डिब्बा उठा कर लाओ, एक रोटी पर थोड़ा सा नमक डालकर मुझे दे दो और एक रोटी नमक के साथ तुम खा लो। मगर नमक के साथ रोटी मैंने कभी भी नहीं खाई है माँ जी। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ माँ वाले लाड नहीं मिलेंगे। चुपचाप ये रोटी खा लो, जो कहा गया है वो क्या करो, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। फिर चिंकी रोटी पर थोड़ा सा नमक रखकर वो रोटी खा लेती है। चिंकी का पति भी घर आ जाता है। माँ, बात पक्की हो गई है, चाचा जी से पैसे देने के लिए मान गए हैं वो। तो फिर बेटा कल ही पड़ोसियों से बात कर लो और वो जमीन हाथ से ना जाने देना। आ गए आप, आज शाम को हम नदी पर घूमने जाएंगे। नहीं, मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है।
चिंकी का पति अपने घोंसले में सो जाता है। बहू, कल सुबह जल्दी उठ जाना, कपास बीनने भी जाना है। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा जल्दी से सो जाती हूँ। फिर सब सो जाते हैं, मगर चिंकी जाग रही थी। ये कैसे पक्षियों में मेरी मम्मा ने मेरी शादी करवा दी। इन्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। क्या फायदा ऐसे अमीर होने का, अगर अपनों के लिए समय ना हो। फिर अगले दिन सुबह होते ही चिंकी अपनी सास के साथ कपास बीनने निकल जाती है। चिंकी दोपहर तक काम करती है, वो थक जाती है। सासू माँ, भूख लगी है और मैं थक गई हूँ। तो मैं क्या करूँ? जब मैं खाऊंगी तुम्हें भी कुछ दे दूंगी खाने को। सासू माँ, एक बात पूछूं? अगर पूछने वाली है तो पूछ लो, वरना चुपचाप काम करो। सासू माँ, सब कहते थे कि आप बहुत अमीर हो। अमीर हो आप, मगर मैं तो जब से आई हूँ इस घर में, मैंने तो आपको एक वक्त का खाना भी अच्छे से खाते नहीं देखा है। इसीलिए तो हम सबसे अमीर है। अगर हम खा पीकर उजाड़ने वाले होते तो ये जमीन आज हमारी ना होती। अब पड़ोसियों की जमीन खरीदने के लिए क्या हम बचत ना करें? ऐसे ही दिन गुजरते गए, मगर अभी तक चिंकी को वो घर ना तो अपना लगा था और ना ही उस घर से उसे रिश्तों का प्यार मिला था। जो चिंकी हर समय हंसती खेलती रहती थी, वो जब से उस घर में ब्याह कर आई थी, वो एक बूढ़ी चिड़िया की तरह हर समय किसी न किसी काम में लगी रहती थी। रात को चिंकी की सास और उसका पति कोई बात कर रहे थे। माँ, किसी तरह घर का खर्चा थोड़ा कम कर ले तो ताऊ जी के आमों का बाग भी हम खरीद सकते हैं। अपनी पत्नी को समझाओ बेटे। पहले महीने भर नमक चल जाता था, लेकिन अब तो 10 दिन ही मुश्किल से चलता है। चिंकी जब वहाँ आती है तो उसकी सास उसे कहती है, देख नहीं रही हो, हम कोई बात कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। फिर चिंकी वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब इस घर में मैं रहती हूँ, मगर मैं इनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मम्मा, मैं सह लूंगी, मैं सब सह लूंगी, मगर कभी भी आपको कोई शिकायत नहीं करूंगी और ना ही आपकी इज्जत पर कोई आंच आने दूंगी। मैं सब सहन कर लूंगी। ऐसे रोते हुए चिंकी अपने घोंसले में सो जाती है। ऐसी होती है बेटियां जो अपने माँ बाप की इज्जत मरते दम तक उछलने नहीं देती। वो हर दुख दर्द खुद ही सहन कर लेती हैं। दोस्तों, ऐसे ही कई परिवार आज भी हमारे समाज में मिल जाएंगे, जो देखने में तो बहुत अमीर होंगे। उनके घर की रोशनियां बाहर से तो नजर आती है, मगर अंदर से अंधेरे में डूबे रहते हैं। अगर रिश्तों में प्यार मोहब्बत और एक दूसरे के लिए समय ना हो तो क्या फायदा ऐसे रिश्तों का, और क्या फायदा ऐसे अमीरी का जो खुशियां ही ना दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। रॉकी कबूतर के पास एक फलों का बाग था। रॉकी कबूतर के बाग से हर दिन फल चोरी हो जाते थे। इसी कारण कबूतर बहुत चिंतित था। मैंने कभी भी किसी पक्षी को अपने बाग से फल खाने के लिए मना नहीं किया। फिर ये कौन है जो हर रोज मेरे आम तोड़ तोड़ कर फेंक देता है? अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो वो चोर मेरा पूरा बाग खाली कर देगा। ऐसा सोचकर रॉकी कबूतर एक पेड़ पर छुप कर बैठ जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गोरी कौवी हर रोज की तरह आती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। चला गया गंदी शकल वाला, आज तो मैं उसके सारे आम ही तोड़ तोड़ कर खराब कर दूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी आम तोड़कर नीचे फेंकने लगती है। अच्छा, तो ये गोरी कौवी है जो मेरा बाग खराब करना चाहती है। इसे तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, फिर कभी भी ये मेरे बाग की तरफ मुंह भी नहीं करेगी। फिर रॉकी कबूतर अपना डंडा लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, अभी मैं बताता हूँ कि फल कैसे खराब करते हैं। ऐसा कहकर रॉकी कबूतर गोरी को मारने लगता है। रॉकी भैया, बस कर जाओ। रॉकी भैया, मुझे माफ कर दो। गोरी आम खाने के लिए होते हैं, तोड़कर नीचे फेंकने के लिए नहीं होते। फिर रॉकी कबूतर गोरी को एक पेड़ से बांध देता है। रॉकी भैया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी भी आपके बाग की तरफ नहीं आऊंगी। अच्छा, पहले तुम ये बताओ मेरे आम तोड़कर क्यों खराब कर रही थी? मैं मेरे बाग में इतनी मेहनत करता हूँ और तुम आकर मेरे सारे के सारे फल खराब कर जाती हो। रॉकी भैया, बस ऐसे ही शरारत करने का मन कर रहा था। फिर वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। अच्छा हुआ जो कालू तुम यहाँ आ गए। जरा अपनी पत्नी से पूछो कि हर रोज मेरे आम चोरी भी करती है और नीचे खराब करके गिरा भी देती है। रॉकी यार, मुझे तो बुलबुल ने बताया कि गोरी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार आप गोरी को माफ कर दो। आगे से फिर कभी भी ये आपके बाग में नहीं आएगी। फिर रॉकी कबूतर गोरी कौवी को छोड़ देता है। कालू अपनी पत्नी गोरी को लेकर अपने घर चला जाता है
और जंगल में रात भी हो जाती है। हाय रे कालू जी, यहाँ पंख पर भी डंडा मारा उस गंदी शकल वाले ने। मेरी तो टांग भी दर्द कर रही है। तुम ऐसी शरारतें क्यों करती हो? वैसे तो रॉकी कबूतर फल खाने से किसी को भी मना नहीं करता। तुम तो तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थी। कालू, मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। एक एक डंडे का बदला लूंगी उस गंदी शकल वाले से। तुम देखना, अगर उसका बाग छीन ना लिया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं है। फिर अगले दिन गोरी कभी अपनी सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है। मेरी प्यारी लूसी सहेली, कैसी हो? कई दिनों से आपसे मिलने का मन कर रहा था। गोरी, मैं ठीक हूँ। आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ? लूसी, तुम मेरी बचपन की सहेली हो। आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ बताओ गोरी सहेली, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लूसी, मेरे जंगल में एक कबूतर है, उसे शादी का नाटक करना है। शादी का नाटक? मैं कुछ समझी नहीं गोरी। लूसी, पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी उससे लड़ाई हो गई है। उसके पास एक फलों का बाग भी है। तुम उस कबूतर से शादी कर लो और फिर उसे खाने में जहर मिलाकर मार देंगे। तुम विधवा हो जाओगी और वो फलों का बाग होगा मेरा और मेरी सहेली लूसी का। लूसी कबूतरी गोरी कवि की पक्की सहेली थी और वो भी गोरी की तरह ही लालची थी। ये सुनकर वो भी लालच में आ जाती है। गोरी, क्या वो कबूतर शादी करना चाहता है? हाँ हाँ लूसी, वो अपनी शादी के लिए कोई कबूतरी ढूंढ रहा है। तुम अभी मेरे साथ ही चलो, वो अभी बाग में ही होगा। अगर गोरी सच में ऐसा है तो फिर चलो, देरी किस बात की है। फिर गोरी लूसी कबूतरी को साथ लेकर रॉकी के पास चली जाती है। रॉकी कबूतर भी अपने बाग में ही बैठा था। गोरी कौवी भी लूसी कबूतरी को साथ लेकर बाग में पहुंच जाती है। रॉकी भैया, मुझे अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया है। मैंने बहुत गलत किया था, जो आपके आम तोड़कर नीचे गिरा दिए थे। तो फिर आज तुम यहाँ क्या करने आई हो? और तुम सुंदर कबूतरी इस काली कवि के साथ क्या करने आई हो? मैं गोरी कवि की सहेली हूँ। गोरी ने मुझे बताया कि ये बाग आपका है, तो मैंने सोचा आपका बाग देख कर आती हूँ। रॉकी भैया, मेरी सहेली का नाम लूसी है और मैं अपनी सहेली की शादी करना चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों न शादी आपसे ही करवा दूं। क्या आप शादी करोगी मेरी सहेली लूसी से? ये सुनकर तो रॉकी कबूतर खुश हो जाता है। हाँ हाँ गोरी बहन, शादी तो मैं करना चाहता था, परंतु मुझे कोई लूसी जैसी सुंदर कबूतरी मिल नहीं रही थी। मुझे शादी तो करनी ही है। क्यों चिंता करते हो, अब मिल गई ना। मैं भी आपके जैसे पक्षी की ही तलाश में थी। और फिर गोरी कवि रॉकी और लूसी की शादी करवा देती है। रॉकी कबूतर लूसी को अपने घर ले जाता है। टूनी चिड़िया भी रॉकी कबूतर की पत्नी देखने आती है। रॉकी भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। टूनी चिड़िया, हमारी शादी गोरी कवि ने करवाई है। लूसी कबूतरी गोरी कवि की सहेली है। टूनी चिड़िया, क्या आप इसी जंगल में रहती हो? हाँ लूसी बहन, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। अब आपकी शादी हो गई है तो अब घर को अच्छे से संभाल लेना और एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे रॉकी भैया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। बस एक आपकी ही कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई है। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू जी, तुम्हारी सुंदर पत्नी ने रॉकी कबूतर को जाल में फंसा लिया है। आप देखना, कुछ ही दिनों में वो गंदी शकल वाला मेरे जाल में तड़प तड़प कर मरेगा और उसका आमों का बाग होगा मेरा। क्या ये सब वो लूसी करेगी? हाँ, ये सब काम वो लूसी ही करेगी। वो भी कुछ कम लालची नहीं है मेरी तरह। फिर अगले दिन गोरी कौवी लूसी को नदी पर बुलाती है और उसे योजना बताती है। लूसी, ये जहर है, इसका असर 2-3 दिनों में होता है। जो वो गंदी शकल वाला भोजन करने लगे तो 2 बूंद मिला देना इस जहर की। गोरी, क्या वो एक बार में ही मर जाएगा? नहीं, ये जहर कुछ दिनों में असर करेगा। फिर लूसी वो जहर लेकर अपने घर चली जाती है। लूसी, आप सच में बहुत सुंदर हो। मुझे तो भगवान ने किसी नेकी का फल दिया है जो मेरी शादी आपसे हो गई। बस अब जल्दी से भगवान हमें एक बच्चा और दे दे, फिर मुझे जीवन की हर खुशी मिल जाएगी। लूसी ये सब सुनकर खामोश रहती है। लूसी, अब मैं थोड़ी देर बाग में जा रहा हूँ। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। लूसी कबूतरी वो जहर अपने पति के खाने में डालने ही वाली थी कि वो रुक जाती है और रॉकी की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। तुम बहुत सुंदर हो, हमारा बच्चा हो जाए तो हमें जीवन की हर खुशी मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
गोरी मेरी सहेली जरूर है, लेकिन मैं उसकी बातों में आकर ये पाप नहीं कर सकती। रॉकी जी मुझे माफ करना। मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा, और मैंने तो आपको मारने के लिए ही आपसे शादी की थी। परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं गोरी कौवी को सब बता दूंगी। ये सोचकर लूसी कबूतरी गोरी कौवी के पास जाती है। आप मेरी सहेली हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने रॉकी कबूतर से शादी आपके कहने पर ही की थी। परंतु गोरी मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रॉकी कबूतर की जान नहीं ले सकती। अब वो मेरा पति है। टूनी चिड़िया भी किसी काम से गोरी कौवी के पास आई थी, और वो बाहर बैठकर गोरी और लूसी की बातें सुन रही थी। लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मुश्किल से मैंने उस कबूतर को जाल में फंसाया था, क्या अभी तक वो जहर नहीं दिया उसको? गोरी मेरी सहेली, कोई पत्नी कैसे अपने पति को जहर दे सकती है? लूसी, अब तुम पीछे नहीं हटोगी। मेरी तुमसे बात हुई थी कि रॉकी को मारकर उसका बाग आपस में बांट लेंगे। नहीं गोरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनकर रहने दूंगी? क्या मैंने ये सब रॉकी की शादी के लिए किया था? मैं ये सब कुछ रॉकी को बता दूंगी, फिर देखना तुम उसे मारो या ना मारो, लेकिन वो तुम्हें जरूर मार मार कर भगा देगा अपने घर से। गौरी, तुम मेरी सहेली हो, तुम मेरा घर कैसे उजाड़ सकती हो? अगर तुम अपनी बात से मुकर सकती हो तो मैं भी ये सब कर सकती हूँ। गौरी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, ऐसा मत करना। जाओ, तुम भाग जाओ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करवाती उससे। टूनी चिड़िया ये सब सुन लेती है। गौरी, तुम तो बहुत जालिम हो। कैसे उस बेचारे रॉकी को फंसाया था? फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है, और लूसी भी रोते हुए वहां से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर के घर आती है। लूसी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनकर तो लूसी घबरा जाती है। लूसी बहन, अगर कुछ गलत करके आपको एहसास हो जाए कि वो गलत है, तो इससे बढ़कर कोई भी नेकी नहीं है। मैंने गोरी और आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, अगर मेरा बाग मुझे मार कर लेना है तो मुझे मारने की क्या जरूरत है? वो बाग तो वैसे भी तुम्हारा ही है।